नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजर ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी टाइम आता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता, हमारा एंथुसियाज्म खत्म होने लगता है। तब हमें फील होता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है। सच तो ये है कि ऐसे मुश्किल वक्त में खुद को अकेला पाते हैं। मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। फिर एक ही चीज रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप कभी इस सिचुएशन से गुजरें, आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक टेनेट्स सीखने होंगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप इस बुक को पढ़ें, जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। इस बुक से हम क्या सीखेंगे? हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम की वजह है डाई फंक्शनल बिलीव्स, जो हमें एक लिमिटेड वे में सोचने को मजबूर करती है। और फिर होता यह है कि हम अपने दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया और पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। देखा जाए तो ये बिलीफ्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन से हैं, कोई रियलिटी नहीं है। हम खुद को अपनी मिस्टेक्स के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाते और बार बार उन्हीं बातों को सोचकर रिग्रेट करते हैं, जिससे हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। ये बुक किसको पढ़नी चाहिए? इस बुक के कुछ माइंड ब्लोइंग रिविलेशंस इसे हम अपना नज़रिया बदलने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसलिए ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। ये उन किताबों में से हैं जो आपको लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ देती है, आपकी पर्सनैलिटी को एक हद तक पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती है। इस बुक के ऑथर 8 अक्टूबर 1926 को अमेरिका में जन्मी लूजी ली हे एक अमेरिकन मोटिवेशनल ऑथर है। हे हाउस की फाउंडर थी। अपनी लाइफ में उन्होंने कई सारे सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी। एक पब्लिश्ड ऑथर बनने से पहले उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। अपने बचपन में जहां उन्हें अब्यूजमेंट और वायलेंस झेलना पड़ा, वहीं बड़े होकर उन्हें पैसे के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े थे। उनकी खुद की लाइफ एक मिसाल है कि कैसे मुश्किल हालत में भी इंसान खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की बुक। हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजर चुके हैं। लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। हमारा एंथुजियाज्म, उत्साह या कुछ भी कह लें, वो खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है। कभी कभी ऐसे हालत का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आता है। फिर एक ही चीज रह जाती है कि आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरें, आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक टेनेट्स सीखने होंगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस बुक को पढ़ें, जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ। वैसे तो ये बुक 1984 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी उतनी ही फ्रेश और इनोवेटिव है जितनी कि 35 साल पहले जब छपी थी। लोजी है एक सेल्फ हेल्प बुक्स की एक रेंज निकाली। मैनुअल और मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसा ट्रेंड चलाया कि आज भी कई राइटर्स इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री पहले कभी इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी कि आज है, और ये आगे फ्यूचर में भी इसी तरह फ्लोरिश करती रहेगी। रूट्स ऑफ प्रॉब्लम। लुइस हे क्लियर कहते हैं कि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स की वजह से क्रिएट होती है। मैं इस लायक नहीं हूँ, या अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, इस तरह की सोच। और देखे जाएं तो कुछ मेंटल डिजीज वाकई में इस फंडामेंटल बिलीफ की जगह वजह से ही होती है। अब जैसे कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम, जैसा सबको पता है कि डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को बुरी तरह अफेक्ट कर देता है। करियर, सोशल लाइफ, हॉबीज, मोटिवेशन, सब कुछ इस डिप्रेशन से अफेक्टेड होते हैं। आज यूएस में 15% पॉपुलेशन किसी न किसी फॉर्म में डिप्रेशन डिसऑर्डर का शिकार है। मेलेंचोलिया मेंटल डिसऑर्डर की एक और टर्म के शिकार लोगों में सेल्फ
एम्पैथी और सेल्फ केयर की बड़ी कमी होती है। ऐसे लोग खुद को ही हार्म पहुंचाते हैं। कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज में प्रूव हुआ है कि डिप्रेसिव लोग हर फेलर के लिए अपने इनर कैरेक्टरिस्टिक को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जबकि सक्सेस मिलने पर वो सोचते हैं कि किसी खास वजह से उन्हें सक्सेस मिली है। जैसे कि मैं लकी था कि ये काम हो गया, या फिर ये काम तो बड़ा इजी था। चलो ऐसे बिहेवियर का एक टिपिकल एग्जांपल देखते हैं। मार्क एक मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार आदमी एक एग्जाम की तैयारी कर रहा था। प्रिपरेशन के दौरान उसे बड़ी अपने रिजल्ट को लेकर बड़ी नर्वसनेस और एंजाइटी होती है, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और इसके अलावा उसमें सेल्फ केयर भी कम है। वो पूरा रेस्ट भी नहीं लेता, जो उसकी हालत को और भी खराब कर देते हैं। और जब वो फेल हो गया तो उसने खुद से कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं इतना स्टूपिड हूँ, कभी पास ही नहीं हो सकता। दुख की बात तो यह है कि मार्क इस बात में वाकई बिलीव करता था कि वो स्टूपिड है, हालांकि वो बाकी फैक्टर्स एकदम इग्नोर कर देता है। जैसे कि वो एग्जाम की तैयारी चलते काफ़ी एंग्जाइज था और इस वजह से पूरी तरह अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाया। दूसरे वर्ड्स में बोलो तो मार्क अन अनकॉन्शियसली मानता है कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। लेकिन मार्क अगर थोड़ा रियलिस्टिक होता तो कुछ ऐसा बोलता, ओके कभी कभी मैं नेगेटिव सोच लेता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ या हमेशा गलत हूँ। मैं भी सही काम कर सकता हूँ। अब ये एक ज़्यादा हेल्दी, फंडामेंटल और रियलिस्टिक बिलीफ है। फ्रॉम आई शुड एंड आई मस्ट टू आई कुड। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा है कि एक्सट्रीमली नेगेटिव बिलीफ्स किसी भी लाइफ मेजरेबल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कुछ ऐसे एक्सप्लेशन देते हैं जैसे आई हेट, आई हैव टू, आई शुड, आई मस्ट। इन्हें टायरेनी ट्रियो बोलते हैं। अब इमेजिन करो कि ये सिचुएशन आप सुबह जल्दी उठकर ये सोचते हैं कि आज मैं सारा दिन क्या करने वाला हूँ, और आप खुद से बोलते कि आज मैं अपनी बुक के लिए 100 पेज लिखूंगा। अब जरा सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई एक दिन में इतने पेज लिख सके। तो आप लिखना शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है आपको रियलाइज होता है कि आप अपना गोल पूरा नहीं कर पाए, और शाम होते होते आप कंप्लीटली मेजरेबल फील करते हैं, क्योंकि आपको इतना स्ट्रिक्ट गोल सेट किया था कि आप उसे पूरा ही नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट चीज आप क्या करेंगे? आप खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगेंगे, मुझ में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। इस टाइप की बातें अपने माइंड में आने लगेंगी। लेकिन क्या होता है अगर आपने शुरू में ही कोई रियलिस्टिक गोल सेट किया होता तो? चलो माना आप सुबह उठे और आपने बोला कि आज मैं उतना करूंगा जितना हो पाएगा, न ज़्यादा न कम। अब इस तरह का गोल से आप करने से आप टेंशन फ्री होकर अपना काम कर पाएंगे। जितना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ना सही। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बेकार में खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना पड़ेगा। बिलीफ आर ओनली अ कंस्ट्रक्शन नॉट रियलिटी। ह्यूमन बींग्स को अपने आसपास के माहौल का अच्छे से पता होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्ट से कहीं ज़्यादा दूर है, खासतौर पर जब रोज़मर्रा की बात हो, जैसे सोशल रिलेशन और सेल्फ परसेप्शन। इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं हम अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड को ग्रांटेड ना ले लें। दुनिया में हर चीज़ बदलती है, यहाँ तक कि मोस्ट पॉजिटिव बिलीफ्स भी, चाहे आप माने या न माने। जैसे डिप्रेसिव रोग है कि वो खुद को बुरा और स्टूपिड समझते हैं, वैसे ही वे लोग भी रोग हैं जो मैनिक डिसऑर्डर के शिकार हैं, क्योंकि उन्हें ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है। एक ही सिक्के के ये साइड्स हैं, स्पेशली इस कंटेम्प्रेरी
कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमें खुद को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी सोशल नेटवर्क हमें इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं और हम और ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्व हो जाते हैं। हम दूसरों से ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में, अपने फॉलोअर्स, लाइक्स के बारे में सोचने लगते हैं। और प्रॉब्लम वाली बात तो ये है कि हम खुद पे ही घमंड करने लगते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारे इतने हज़ार, इतने लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइप के सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल होता है, कभी भी टूट सकता है। रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खुद की मिस्टेक्स और कमियां समझते हैं। हमें रियलाइज होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, कोई सुपरमैन नहीं है। बिलीफ सेव कॉन्सेप्ट और रिप्रेजेंट्स अचानक से नहीं आ जाता, उन्हें यंग एज से ही खुद के अंदर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि हमें बड़े होकर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि यंग एज से बच्चों को स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स डेवलप होने लगता है खुद के प्रति और अपने आसपास के माहौल के प्रति। जो उन्हें आइडियाज़ बनते हैं वो एसेंशियल है। अर्ली चाइल्डहुड में डाइफंक्शनल बिलीफ्स की वजह से ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी कई सारी मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, बाद में डेवलप होने लगती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, सरह जब 15 साल की थी तभी उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स नज़र आने लगे थे। अब ये जाहिर सी बात है कि उसकी ये प्रॉब्लम काफ़ी यंग एज से शुरू हो गई होगी। उसके कुछ रीजंस थे। पहला तो ये था कि सरह की माँ उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पाई। उसे जब से कंसोलेशन या एक सेफ वार्म एनवायरनमेंट की ज़रूरत हुई तब उसकी माँ ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया। कई बार तो उसकी माँ इतनी कोल्ड और डिस्ट्रिक्ट हो जाती थी कि सरह को डाउट होता था कि वो उसकी सगी माँ है या नहीं। इसके अलावा उसके पापा भी एब्सेंस से सिचुएशन और ख़राब होती चली गई। वो शायद भी कभी सरह से मिलते, अगर मिलते भी तो उनकी केयर नहीं करते थे। हालांकि वो एक अच्छे एक्टर थे लेकिन वो अच्छे पिता बिल्कुल भी नहीं थे। वो अपनी पूरी लाइफ सरह को रिजेक्शन ही मिली, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी। अब एक छोटे बच्चे के लिए इनका क्या मतलब हो सकता है? यही ना कि मैं अच्छी नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। और ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा तो हैरानी की बात होगी अगर उसमें प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखने लगे कि डेलिक्वेंसी, ड्रग अब्यूज़ और इरिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह। और यही सब सरह के साथ भी हुआ। कहने की ज़रूरत नहीं कि ड्रग्स और बाकी चीज़ों से उसकी प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। सरह जैसे लोगों को सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम का रूट ढूंढना चाहिए। उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो बिलीव्स उनके अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हुए हैं उसकी वजह से ही आज उनकी ये हालत है। अपने रेकलेस बिहेवियर के लिए वो खुद को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सरह को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दे। क्यों? क्योंकि शायद उनके साथ भी बचपन में ऐसा ही कुछ गुजरा हो जहां उनके कोल्ड और हार्मफुल एनवायरनमेंट मिला हो। लोसे लोसी है इसे कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को समझना चाहते हैं तो उनकी चाइल्डहुड की बातें सुनें। अगर आप कंपैशन के साथ सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके बिहेवियर में रिजिड पैटर्न या उनके फियर्स कहाँ से आते हैं। अपने पेरेंट्स को कुछ आज अपने साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ हो। चेंज, लूसी है आपको चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कुछ रिलेवेंट सजेशंस देते हैं। जैसे कि वो एडवाइस देती हैं कि चेंज को हमें एक मेंटल हाउस क्लीनिंग की तरह लेना चाहिए। चेंजिंग का मतलब है कि आप कुछ रूम्स को क्लीन करते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ को बिल्कुल नए ढंग से कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी पूरी लाइफ को किसी बड़े हाउस की तरह समझते हैं जिससे कई सारे रूम्स और एक रूम गिटार प्लेइंग रूम्स है, आपका करियर रूम है,
और एक आपका फैमिली रूम है। कुछ और लेस इम्पोर्टेंट रूम्स भी हैं जैसे कि बेसमेंट, जहां आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं। ये ओल्ड फ्रेंड्स आपको लाइफ में कभी कभी ये ओल्ड फ्रेंड्स आपको लाइफ में कभी कभी होते हैं, कभी नहीं, लेकिन ये आपकी लाइफ का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो इस तरह से जब आप अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं तो आपके लिए अपनी प्रायोरिटी सेट करना इजी हो जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने ओल्ड फ्रेंड्स को बेसमेंट में रखा, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में उनकी सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट भी नहीं है और आज सिर्फ उनके बारे में सोचें। दूसरे केस कुछ ऐसे भी रूम्स होंगे जिनमें आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपको प्रोफेशन चेंज करना है, इसके लिए आप अपने मेंटल हाउस को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप उन मिस्टेक्स को भूल जाएं जो कभी आपने की थी। ये बात हमने पहले भी मेंशन की थी कि कुछ लोग खुद के लिए ही एक्सट्रीमली हॉर्स हो जाते हैं, जिससे कई बार उनकी खुद की लाइफ बर्बाद हो सकती है। लॉजिकल स्टेप से ये होगा कि खुद को और दूसरे लोगों को माफ़ करना सीखें, लेकिन ये ना हो कि आप फिर से वही मिस्टेक रिपीट करते रहें और लोगों को भी करने दें, बल्कि अपनी कमियों और खूबियों को एक्सेप्ट और जो आपकी अच्छी क्वालिटी है उसे मेंटेन रखें और कमी है उसे छोड़ दें। एमी वाइन हाउस के बारे में हम सब जानते हैं। वो एक ग्रेट सिंगर थी जो म्यूजिक की दुनिया में एक नई हवा लेकर आई। उसके बाद पैसा था, वो खूबसूरत और फेमस थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ बढ़ती चली गई। उसके साथ हुआ ये कि उसे बुरी लत लग गई थी। बेशक उसे पता था कि एडिक्शन एक बुरी चीज है, लेकिन वो इसके आगे कमजोर पड़ गई थी। उसने अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए हमेशा खुद को ही ब्लेम किया। वो जितना उन गलतियों के बारे में सोचती और भी मिजरेबल फील करती। अब सबको पता था कि ड्रग एडिक्ट्स अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, वे और ज़्यादा ड्रग्स लेने लगते हैं। लेकिन एमी का केस एक्सट्रीम था। हर कोई खुद को नशे में इस तरह से नहीं डुबाता। अगर हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अब सेकेंड पार्ट, हम दूसरों को माफ़ करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है, हालांकि ये किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता, हमें करना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबके साथ ये कभी न कभी तो हुआ ही होगा कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हमें गलत समझ बैठते हैं। अब इसमें लॉजिकल स्टेप ये होगा कि आप एक्सट्रीमली गुस्सा होते हैं, उस फ्रेंड से लड़ पड़ते हैं और इस बात से चांसेस भी हैं कि आपकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाए। पर इस तरह की कॉम्प्लीमेंट सिचुएशन में जब तक रहेगी तब तक आप दोनों में से कोई सॉरी ना बोल दें। यहाँ आपको रैशनल साइड में होना चाहिए। जैसे आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, देखो मुझे मालूम है तुम उस दिन गुस्से में थे और मैं भी ओवर रिएक्ट कर दिया था। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। आप लास्ट पैराग्राफ देख सकते हैं कि माफ़ी मांगना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों को माफ़ करना। लोगों को शो कराना ज़रूरी है कि आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें सुधार भी सकते हैं। होलिस्टिक फिलॉसफी, लुईसी है एक होलिस्टिक फिलॉसफी के फॉलोअर हैं। इसे पॉइंट ऑफ व्यू इनके तो इसे पॉइंट ऑफ व्यू की से देखें तो हमारी वेल बीइंग मैटर करती है। इसका सिर्फ एक पार्ट नहीं, हम खुद को डिसरिस्पेक्ट करके ये नहीं बोल सकते कि बस मुझे ये और वो चेंज करना है, बल्कि सब ठीक है। क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर एक चीज़ चेंज करनी है तो बाकी चीज़ों भी इस प्रोसेस से अडॉप्ट की जाएंगी। पहले पहले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक बिल्डिंग मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे कि एक और फ्लोर ऐड करना है, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऊपर से बस एक फ्लोर ऐड कर दिया और बाकी पहले जैसा रहा। आपको पहले बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है ये चेक करना होगा, ताकि एक और फ्लोर का वेट सपोर्ट कर सके। इसके अलावा आपको नए फ्लोर तक पहुंचने के लिए
एलिवेटर या सीढ़ियाँ लगानी होंगी। फिर उस फ्लोर के लिए भी नया एयर कंडीशनर, हीलिंग सिस्टम वगैरह खरीदना होगा। तो देखा आपने, एक सिंपल चेंज, एक और फ्लोर ऐड करना है, करने के लिए बाकी चीज़ों में भी चेंज लाना पड़ता है। सेम यही हमारी लाइफ के साथ भी है। जैसे मान लो कि आप जॉब चेंज करना चाहते हो, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी लाइफ का बड़ा चेंज होगा, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्रूशल भी हो सकता है। नॉर्मली हम अपनी बाकी लाइफ में चेंज लाए बिना एक न्यू जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तरीका इफ़ेक्टिव नहीं है। क्या पता नई जॉब ज़्यादा मुश्किल हो और वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा हों। अगर ऐसा हुआ तो आपको अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपकी सोशल लाइफ सफ़र करेगी, दोस्तों के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, वगैरह वगैरह। लूसी है हमें इस बहुत से तरीके बताए हैं जिससे हम अपनी होलिस्टिक हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए ऐसी कई सारी एक्सरसाइजेस। इससे पहले तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। हेल्दी खाएं। एंशियंट रोमन्स का मानना था कि मेंस सना एक कॉरपोरेट कॉरपोरेशन मेंस, जिसका मतलब है कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। इसके अलावा भी कई तरीकों से होलिस्टिक हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है, जैसे कि प्रेयर और मेडिटेशन। वैसे ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें लगती हैं, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। ये दोनों ही मेंटल एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प करती हैं, बल्कि आपको एनर्जी और मोटिवेशन दोनों देती हैं, जिसमें आपको हर कोई जिससे आप कोई भी न्यू चैलेंज फेस कर सकते हैं। इमेजिन और विजुअलाइजेशन दो ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो आपको ओवरऑल हीलिंग में हेल्प करती हैं और हेल्थ को भी इम्प्रूव करती हैं। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कई तरह की विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे कि पॉजिटिव, रैशनल और इमोशनल विजुअलाइजेशन टेक्निक। हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है। स्टीफन 20 साल का एक लड़का है। उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम सोशल एंजाइटी। लोगों से इंटरेक्ट करते हुए वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, जिससे वो ठीक से बात नहीं कर पाता। इसके लिए उसने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया। सबसे पहले तो उसने अपनी कोर ऑफ द प्रॉब्लम यानी टाइप ऑफ एक्सट्रीम नेगेटिव बिलीफ को आई नेगेटिव बिलीफ को आइडेंटिफाई किया, जो उसके माइंड में बैठ गया था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे देखकर लोग जज करेंगे। अब उनसे ये इमेजिन किया कि अगर उसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ बिलीव होता तो इस तरह का बिहेव कैसे होता। मैं एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हूँ जिसके अंदर कुछ कमियां भी हैं और खूबी भी। मेरी वीकनेस नोटिस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हूँ। सेंट स्टीफन ने रियलाइज़ किया कि उसके लिए इस टाइप का सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वो अपने फंडामेंटल सेल्फ रिप्रेजेंट्स चेंज करेगा तो उसकी सोशल एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। इस बुक के ऑथर एक अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं। खुद को ढीला छोड़ दो, एक डीप ब्रीथ लो और एक्सेल करते अपनी सारी टेंशन भी बाहर निकाल दो। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने दो। पढ़ते टाइम अपने माइंड में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अपने गले, जीभ और शोल्डर्स मसल्स ढीले छोड़ो। आप कोई बुक तभी होल्ड कर पाएंगे जब आपके हेड्स और आर्म्स रिलैक्स हों। आपने बैक बॉडी, पेल्विस पार्ट और एब्डोमेन को रिलैक्स करो। आराम से ब्रीथिंग करते हुए अपने लेग्स और फीट को ढीला छोड़ दो। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले और उसके बाद जब आपने रिलैक्स होना स्टार्ट किया तो क्या कोई चेंज फील किया? नोटिस करो आप कितना होल्ड कर सकते हो। अगर आप ये बॉडी के साथ कर सकते हो तो माइंड के साथ भी कर सकते हो। इस रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल पोजीशन में खुद से मैं रिलैक्स
हो रहा हूँ। आई एम टेंशन फ्री, मेरा सारा डर दूर हो रहा है, सारी ओल्ड लिमिटेशंस दूर हो रही है, मुझे आराम और सुकून फील हो रहा है। आई एम पीस विथ मी, आई एम एट पीस विथ प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम सेल्फ, आई एम सेफ। ये एक्सरसाइज 2 या 3 बार करें और लेटिंग गो के एहसास को फील करें। बॉडी एंड माइंड। लास्ट चैप्टर में हमने बॉडी और माइंड के बीच का कनेक्शन एनालाइज करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि ये दोनों आपस में लिंक्ड है। जैसे डिसीज, पेन और हेडेक, हमारे डिसीज, पेन और हेडेक हमारे माइंड को भी अफेक्ट करती हैं, वैसे ही एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल पेन भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। इसलिए लाइफ के उन दोनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। आजकल बहुत से लोगों में बॉडी बनाने जिम जाने लगे हैं, हेल्दी ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री ब्लूम कर रही है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो सिर्फ बॉडी हेल्दी रखने से काम नहीं चलेगा। ये बात बहुत पहले ही साइंटिस्ट ने नोट कर ली थी कि कुछ बीमारियां साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होती है। एक टाइप का एस्थमा और कई सारे स्किन कंडीशन जैसे सोराइसिस, सीबरो और कई तरह की कार्डियोस डिसीज, साइकोसोमेटिक इलनेस के अंदर आती है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक तरह की डिस्टरबेंस आ जाती है, जिसे क्रोन्स सिंड्रोम बोलते हैं। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। लूसी हे एडवाइस करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। इससे आप हाई स्पिरिट में रहेंगे और एक ऑप्टिमिज्म आपके अंदर बना रहेगा। बेसिक कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ लुइसी अपने एक्सरसाइजेस और टिप्स बता रहे हैं कि रियली हेल्पफुल हैं। जैसे कि आप खुद से बात करें तो हमेशा प्रेजेंट में टेंस यूज करते हुए करें, जैसे कि मैं हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस पर्सन हूँ। ये एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट मोमेंट में हेल्प करेगी। हमारे भले के लिए हमें आज में खुश रहना सीखना होगा। आज की मॉडर्न सोसाइटी के लोग एक फास्ट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। उनके लिए जीने का मतलब है एक सुपरफिशियली इंटरेस्टिंग और हैपनिंग चीज़ों से भरी हुई लाइफ। अक्सर लोग नोटिस नोटिस तक नहीं लेते कि उनके साथ क्या हो रहा है। हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है कि किसी एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल है। अब सुजैन को ही ले लो, वो एक हाईली सक्सेसफुल 30 साल की बिजनेस वुमन है। रोज सुबह उठते ही उसकी भागदौड़ स्टार्ट हो जाती है। काम पर जाने की जल्दी से वो आराम से बैठकर नाश्ता तक नहीं कर पाती, जो हाथ लगा खा लेती है। फिर थोड़ी देर भी अगर वो ऑफलाइन रहे तो उसके बाद ईमेल्स का ढेर लग जाता है, जिसका रिप्लाई देना उसे देना होता है। वो जल्दी ऑफिस भागती है, वो जहाँ एक साथ कितने ही टास्क करने होते हैं। उसके पास इतना कम काम होता है कि अक्सर वो देर तक ऑफिस में रहती है, जिसकी वजह से उसकी अपनी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। यहाँ तक कि वो फ्रेंड्स के साथ घूमने का टाइम भी उससे ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि उसका शेड्यूल बड़ा टाइट है। जिम जाना, पार्टनर से मीटिंग, एंटरटेनमेंट वगैरह। वैसे देखने में सुजैन की लाइफ स्टाइल आपको बड़ी नॉर्मल लगेगी, क्योंकि आज सभी लोग इस तरह की बिजी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ काफ़ी गलत है, वो ये कि सुजैन जो कुछ करती है पूरे दिलो दिमाग से नहीं करती, क्योंकि उस पर हमेशा टाइम का प्रेशर रहता है। प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं रहती, उसका ध्यान हमेशा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में रहता है। यही रीज़न है कि लूसी हे आपको प्रेजेंट टेंस ज़्यादा यूज़ करने की एडवाइस देते हैं। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में हेल्प करेगा, जिससे आप अपना हर पल खुलकर जी सकेंगे। या जैसे लूसी हे कहते हैं, याद रखें आप खुद को सालों से क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खुद को अप्रूव करना सीखो और फिर देखो क्या होता है। कंक्लूजन। हीलिंग का प्रोसेस लंबा और काफ़ी मुश्किलों से भरा हो सकता है, लेकिन इन हर्डल्स को दूर किया जा सकता है। अपनी हार्ड वर्क, प्रिजर्वेशन,
से आप अपने गोल्स, अपनी हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। ये बात समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फेलर्स और हार्ड टाइम्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग काम आती है। नेगेटिव बातों पर फोकस मत करो, बल्कि फ्यूचर की पॉजिटिव चीज़ों को देखो। और हम आपको यू कैन हील योरसेल्फ का मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताएंगे। पीपल्स प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय डाइफंक्शनल बिलीव्स। लूसी हे ने इस बात को क्लियर कहते हुए कहा कि हमारी लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम के पीछे हमारा नेगेटिव सेल्फ बिलीव है। खुद को ये बोलते रहना कि आई एम नॉट गुड इनफ अच्छी बात नहीं है। कुछ मेंटल डिजीज इसी फंडामेंटल बिलीफ की वजह से पैदा होती है, जैसे कि डिप्रेशन। रिप्लेस एक्सप्रेशन लाइक आई कुड या आई माइट के बजाय बोलो आई हैव टू या आई मस्ट। अपोलोजेटिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करते हैं। नंबर 3 है बिलीफ आर ओनली अ कंस्ट्रक्शन नॉट रियलिटी। बिलीव्स आर ओनली कंस्ट्रक्शन नॉट रियलिटी। हम इंसानों को अपने आसपास के माहौल में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है, बल्कि परफेक्शन से काफ़ी दूर है। स्पेशली बात जब डेली लाइफ, सोशल रिलेशंस या सेल्फ परसेप्शन की हो। चेंज खुद को ट्रांसफॉर्म करने और लाइफ चेंज में लाने के लिए लुइसी हे कुछ रिलेवेंट सजेशन देते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि चेंज को आप किसी भी मेंटल हाउस क्लीनिंग की तरह समझो। जैसे कि आपने कुछ रूम्स क्लीन किए हों, कुछ छोड़ दिए हों और कुछ कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किए हों। फॉरगिव योरसेल्फ। सबसे पहले तो खुद को अपनी पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ करना सीखो। हमने ये पहले भी मेंशन किया था कि कुछ लोग खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने लिए एक्सट्रीमली हार्श हो जाते हैं और खुद को ही लाइफ में बर्बाद कर लेते हैं। होलिस्टिक फिलोसफी एक सोसाइटी फॉलोवर है जिसे होलिस्टिक फिलोसफी के नाम से जाना जाता है। इस सोसाइटी में पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारी पूरी पर्सनैलिटी मैटर करती है, ना कि इसके कुछ पार्ट्स। हम खुद को डिसरिस्पेक्ट करके ये नहीं बोल सकते हैं कि बस मुझे ये और वो चेंज करना है, बाकी सब ठीक है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप चीज़ चेंज करनी है तो बाकी चीज़ भी इस प्रोसेस में एडॉप्ट